नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की और उनका करेंगे सटीक विश्लेषण। हम आपको बताएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कौन सा बयान दिया गया है जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। हम आपको ये भी बताएंगे कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का अगला प्लान क्या है और इसके लिए वो क्या ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर होगी, गांधी परिवार पर कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विवादित टिप्पणी की है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे G20 की। भारत को G20 से क्या मिला, ये जानने के लिए शुरुआत करते हैं बिग न्यूज बिग शो की इस पहली बिग रिपोर्ट से। भारत ने G20 की भव्य मेजबानी कर दुनिया को अपना दम दिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत कई मुद्दों को सुलझाते हुए दिखा, जो कि पूरे विश्व में भारत के बढ़ते दबदबे को बयां करता है। रविवार को G20 में हिस्सा लेने वाले देशों के सुझावों, प्रस्तावों और विचारों पर चर्चा करने के लिए नवंबर से पहले एक वर्चुअल सेशन की पेशकश के साथ सम्मेलन के समापन का ऐलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्राजील के औपचारिक रूप से G20 देशों की अध्यक्षता करने से पहले भारत के पास 2.5 महीने का समय है और इसमें इन सुझावों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रोड मैप को सुखद होने की कामना के साथ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे देशों को धन्यवाद दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर से जुटे कई नेताओं ने भारत की अध्यक्षता की तारीफ की। G20 सम्मेलन के दौरान भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिससे आगे चलकर भारत को काफी फायदा होने वाला है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। भारत की 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। अमेरिका ने बातचीत के दौरान 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत की ओर से अनुरोध पत्र जारी करने का स्वागत किया। मोदी और बाइडेन ने कहा कि दोनों सरकारें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काम करती रहेंगी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए काम करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पीएम मोदी के साथ बातचीत में मुक्त व्यापार समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जताई गई। वहीं बांग्लादेश से सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, व्यापार और कनेक्टिविटी, जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया गया। G20 की बैठकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी कि SPC की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत के लिए सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों में से एक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री G20 नेताओं को बापू कुटी के महत्व के बारे में समझाते नजर आए। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद G20 नेताओं ने लीडर्स लाउंज में शांति दीवार पर हस्ताक्षर भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। G20 के सफल आयोजन को लेकर पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है। G20 की मेजबानी से भारत ने दुनिया भर में अपना दमखम दिखाया है, अपना नाम ऊंचा किया है। इस सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार गदगद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता रामविलास शर्मा, जो पिछली हरियाणा की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जो बयान दिया है उसने बवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्या कहा रामविलास शर्मा ने, ये बताएगी हमारी दूसरी बिग शो की बिग रिपोर्ट। G20 की शानदार मेजबानी कर पूरा देश फख्र कर रहा है।
दुनिया भारत की तारीफ कर रही है और विश्व पटल पर भारत का बढ़ता दबदबा हर कोई देख रहा है। G20 को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है और बयानबाजी के बहाव में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा भाषा की मर्यादा भूल गए। कोई बालक घना सुथरा हो तो उसके जो सियाणी माँ होती है वो काला टीका कर देती है। तो इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व इतना कमाल का है, तो कुछ लोग अपन इटालियन भी तो रखे हुए हैं ना, वो किमी न किमी अड़बाद करते रहते हैं। तो उससे यही है कि भाई भारत की प्रतिष्ठा आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज शिखर पर है। रामविलास शर्मा ने गांधी परिवार पर हमला करते हुए विवादित बयान दे डाला। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि उन्होंने अच्छे कामों पर काला टीका लगाने के लिए इटालियन पाल रखा है। रामविलास शर्मा का ये बयान गांधी परिवार को लेकर है। एक बार फिर से सुनिए। कोई बालक घना सुथरा हो तो उसके जो सियाणी माँ होती है वो काला टीका कर देती है। तो इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व इतना कमाल का है, तो कुछ लोग अपन इटालियन भी तो रखे हुए हैं ना, वो किमी न किमी अड़बाद करते रहते हैं। तो उससे यही है कि भाई भारत की प्रतिष्ठा आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज शिखर पर है। काबिल गौर है कि हर कार्यक्रम को देखने का अपना नजरिया होता है और विपक्ष वक्त वक्त पर सरकार की आलोचना करता है। सरकार पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर रामविलास शर्मा ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। चूंकि रामविलास शर्मा का बयान विवादित है तो बवाल मचना भी लाजमी है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कैसे उनके बयान पर हमला बोलती है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद हरियाणा विधानसभा के कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद ये दोनों चुनाव एक साथ ही करवा दिए जाएं। इसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी लगातार अगली बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। यही दावा हरियाणा की कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन इन दावों के बीच अब एक बड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सामने आया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस न केवल इस चुनाव को जीतेगी बल्कि अगले मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार भी मैं ही हूं। ये बयान सुनकर कांग्रेस में क्या हलचल है, बाकी कांग्रेसी इस बयान को किस तरीके से ले रहे हैं, ये बता रही है बिग न्यूज बिग शो की हमारी ये अगली रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ता को भगाओ, भगाओ। ये हरियाणा कांग्रेस की मौजूदा तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हाल फिलहाल की कांग्रेस बैठकों की है। इन तस्वीरों ने कांग्रेस की कलह को फिर से उजागर कर दिया है। कांग्रेस कई धड़ों में बट गई है। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला का अलग खेमा बन गया है, जो वक्त वक्त पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करता रहता है। कांग्रेस की इस कलह के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान जो इस कलह को और बढ़ा सकता है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बता डाला है। मुख्यमंत्री बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हुड्डा ने ये माना कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे, लेकिन सरकार बनाने पर वो प्रबल दावेदार हैं और रहेंगे। जरा एक बार फिर से सुनिए। मुख्यमंत्री बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। हुड्डा ने कहा कि 36 बिरादरी के लोग सरकार को बदलने का मन बना चुके हैं। और स्वयं आप देख रहे हैं जो जोश लोगों में है, ये साफ संकेत है कि लोग मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। 36 बिरादरी की समर्थन मिल रहा है, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। वहीं कांग्रेस की कलह पर विरोधी लगातार चुटकी ले रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस में लोगों की ख्वाहिशें हिलौरे मार रही है और पार्टी में कोई सेवा भाव नहीं है। देखिए, कांग्रेस का घमासान हर जगह होता है। जहाँ इच्छाएं ज्यादा हो ना, कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं हो, तो स्वाभाविक ही है वहां झगड़ा होगा। तो वहाँ कोई सेवा का भाव नहीं है, वहाँ केवल और केवल प्राप्त करने का है। कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ मुझे मिल जाएगा, इसलिए झगड़ा है। बहरहाल हुड्डा साहब के बयान पर बवाल मचाना लाजमी है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी, क्योंकि सीएम पद के दावेदार को लेकर जहां एसआर के गुट घेरेगा, वहीं सत्ता बदलने के दावे पर बीजेपी चौतरफा हमला करेगी। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कांग्रेस की इस हलचल के बाद आइए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की। चौधरी बीरेंद्र अपने बेबाक अंदाज और बगावती सुर के लिए कांग्रेस में जाने जाते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता हैं। कांग्रेस में बगावत लगातार वो करते रहे और यही अंदाज़े बयां उनका भाजपा में भी जारी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह अब भाजपा से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके जीवन को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर उनके बहुत बड़े प्लान हैं, जिनका ऐलान वो 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती पर जींद में करेंगे, जिसके लिए एक बहुत बड़ी जनसभा भी उन्होंने बुलाई है। क्या है उनके प्लान, क्या होगा उनका ऐलान और उनके बगावती सुर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश है हमारी ये अगली रिपोर्ट। हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की टीस मन में संजोए और अपने राजनीतिक दौर में लंबे समय से बांगर की राजनीति कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह आजकल भाजपा की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। शायद इसी कारण वह खुले मंच से भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं और इसके साथ ही अपने प्रोग्राम में भाजपा और जसपा के नेताओं के खिलाफ बोलने से भी गुरहेज नहीं करते। हालांकि भाजपा की ओर से उनके बेटे विजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बनाया गया है और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता भी बीजेपी से पूर्व विधायक रह चुकी है। वहीं कैथल पहुंचने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मैंने बता दिया कि हम राजनीति से ऊपर उठ के जो ज्वलंत समस्याएं देश की आज़ादी से पहले थी और आज भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उस पर काम नहीं हुआ, हर सरकार ने काम किया, लेकिन आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी और बढ़ी है। बेरोजगारी की समस्या ये है कि हमारे सैकड़ों बच्चे हर गांव से, एक गांव से 100-100, 200-200 बच्चे विदेशों में जाने की फिराक में हैं। ये गरीबी का संकेत है कि हम यहाँ रहे, खेती पे निर्भर रह के हम अपनी आजीविका पूरे रूप से कमा नहीं सकेंगे। और भी अनेक भ्रष्टाचार की बात है। ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नए रूप से देख के और नए समाधान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुद्दा कांग्रेस, भाजपा या अन्य राजनीतिक दलों में जाने का नहीं, बल्कि देश और प्रदेश को एक सामाजिक दिशा कैसे मिले इस बात का है। वहीं इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए। खुल के बोला, अभी 4 दिन पहले भी, आज भी मैं आई स्टिल रिपीट कि मेरे को, मैं अपने काम गिनवाता हूँ और वो 5% काम गिनवा दे मेरे मुकाबले में, तो मैं मान जाऊंगा कि इसने काम किए हैं। कुछ किया ही नहीं। राजनीति के आखिरी पड़ाव में वीरेंद्र सिंह पीछे हटने वाले नहीं हैं। शायद इसलिए अब उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहने का मन बना लिया है, जिसकी घोषणा वह आगामी 2 अक्टूबर को जींद में होने वाले मेरी आवाज सुनो सम्मेलन में कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने प्रोग्राम का नाम ही मेरी आवाज सुनो रखा है, तो ये जाहिर है कि उनके मन के अंदर ना जाने कितनी बातें हैं जो 2 अक्टूबर को खुले मन से वीरेंद्र सिंह कहने वाले हैं। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को चीन में मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी सम्मेलन का न्योता देने वीरेंद्र सिंह कैथल पहुंचे थे। सूर्य समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।
कांग्रेस भाजपा के बाद अब बिग शो बिग न्यूज में हम बात करेंगे जजपा की। जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से अजय सिंह चौटाला को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अजय चौटाला के सामने चुनौतियां हैं या पार्टी को आगे ले जाने के लिए उनका दृष्टिकोण क्या होगा, ये जानने की कोशिश है हमारी ये अगली रिपोर्ट। 5 साल पहले नई पार्टी बनी। जेजेपी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। हालांकि पार्टी का क्लेवर पुराना है, बस तेवर नया है। दरअसल हिसार में जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में अजय चौटाला को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत तमाम सदस्य मौजूद रहे, जिसके अंदर दोबारा सर्वसम्मति से पार्टी की पूरी कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को देने का काम किया है। और मैं पूरी राष्ट्रीय और हमारे सारे प्रदेशों की कार्यकारिणी अध्यक्षों को आभार प्रकट करता हूं कि सब ने मिलकर एक वॉइस वोट से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये जिम्मेवारी दी। अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो तैयारियां भी जोरों पर है। इसी कड़ी में पार्टी ने दोबारा से अजय चौटाला पर भरोसा जताया है। जेजेपी की नजर राजस्थान विधानसभा चुनाव पर भी है। पार्टी राजस्थान में अपनी जमीन मजबूत कर रही है और इस बार ताऊ देवीलाल की जयंती राजस्थान के सीकर में मनाई जाएगी। 25 सितंबर को सीकर में बड़ी रैली होगी, जिसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रदेश से भी लगभग 150 के आसपास साथियों की जिम्मेवारी आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार लगाई गई है, जो सभी साथी सीकर के अंदर जाकर रैली की तैयारियों को राजस्थान के अलग अलग कोने में भी देखने का काम करें। और मैं मानता हूं कि जिस धरा पर चौधरी देवीलाल जी पहली बार सांसद चुनकर इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए थे, उस पावन धरा को हम सब मजबूती के साथ एक ऐतिहासिक रैली का स्वरूप भी देंगे और राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी वहां से करने का कार्य करेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आगामी चुनावों को लेकर जेजेपी की क्या रणनीति है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, चर्चा हम एनडीए में भी इसकी कर चुके हैं। आगे बैठकर निर्णय होगा और उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद की बात है, मगर हमने ये निर्णय जरूर किया है कि 25 से 30 विधानसभाएं जो हम टारगेट कर चुके हैं चौधरी देवीलाल जी के समय से, हम जिन पे मजबूत रहे हैं, जीते भी हैं, हमारे विधायक भी भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, उन सब पर पार्टी का फोकस रहेगा। ये जो नए जिले बने हैं, इसके बाद ये सीटें जो 30 हैं, ये 18 जिलों के अंदर इसका विभाजन हुआ है, तो मैं मानता हूँ ये 18 जिले हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। काबिले गौर है कि जेजेपी की स्थापना 9 दिसंबर 2018 में हुई थी। उसके बाद साल 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर जेजेपी ने सबको चौंका दिया था। जेजेपी ने सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। ऐसे में अजय चौटाला के सामने पुराने प्रदर्शन को दोहराने और उससे आगे बढ़ने की चुनौती होगी। हिसार से संदीप सैनी, सूर्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले चुनाव के मिशन में जुट गई है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, पार्टी को जीत दिलाने के लिए अलग अलग स्तर पर बैठक की जा रही हैं, विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। क्या क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के इन शिविर में, कार्यकर्ताओं को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की ओर से हरियाणा की हर लोकसभा सीट पर
अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण शिविर करने की रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत रविवार को भिवानी महेंद्रगढ़ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ पहुंचे और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं चुनाव की तैयारियों के साथ बीजेपी अब जीत का भी दावा कर रही है। ये तैयारी है कि हम शक्ति केंद्र पे देखिए हरियाणा एक प्रदेश, फिर उसके बाद में 10 लोकसभा, 22 जिले, 90 विधानसभा, उसके अंदर जो है 90 विधानसभा में 311 हमारे मंडल केंद्र हैं, उसके बाद में 4400 हमारे शक्ति केंद्र हैं और 3,40,000 जो है पन्ना प्रमुख, 19,800 बूथ समितियाँ हैं। हमने टोटल गठन का काम किया है। ये चुनाव की तैयारी भी आप इसको कर सकते हो, और अगर चुनाव में जाएंगे तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमने पन्ना प्रमुख तक के गठन को किया है। 3,40,000 आज हमारे पास लिस्टेड कार्यकर्ता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हरियाणा प्रदेश में हमारे आसपास में कोई भी 3 या 4 पार्टियां मिलकर के भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। वहीं प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे नेताओं ने G20 समिट पर भी प्रतिक्रिया दी और इस सफल आयोजन की सराहना करते हुए इसे देश हित में बताया। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। सबसे बड़ी तो ये सफलता भाई कि पृथ्वी एक है, दुनिया एक है, हम आपस में ना झगड़ा करें। अब मानव जाति को आगे बढ़ने का काम है। हम ये जो परमाणु ईंधन फलां झगड़े लड़ाई आप टीवी में देखते हो एक दूसरे के खिलाफ, ये बंद हो और कनेक्टिविटी के नाम पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पास करवाया है, मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए आने वाला टाइम एक स्वर्ण युग कहलाएगा। कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीकन संघ ने भी कहा कि हमको भी G20 में मिला लो, और साउथ अफ्रीकन संघ का जो अध्यक्ष जिस तरह से नरेंद्र मोदी से बात भर भर के, क्या जो बाइडन है, क्या ऋषि सुनक है, और अपने ही देश में देखिए ना ऋषि सुनक अपने हिसार जिले में नैला पावड़ा गांव का परिवार है, और वो जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उसने कहा आने वाला समय भारत का और भारतीय संस्कृति का है। कितनी बड़ी बात। भिवानी में आयोजित विस्तारक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से बीजेपी ने साल 2024 के चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। इस शिविर के जरिए लोकसभा में लगभग 500 के करीब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो लोकसभा के अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, तो वहीं पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम करेंगे। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो के अंत में अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे देखकर आप भी सवाल करेंगे कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर क्या होगा। दरअसल जींद में 3 पुलिसकर्मियों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। अब आपको इसकी पिटाई की वजह भी बताते हैं। दरअसल पुलिस वालों पर आरोप है कि ये गाड़ी रोककर 2000 रुपये मांग रहे थे। पैसा ना देने पर युवक की बुरी तरीके से पिटाई की गई। क्या है पूरा माजरा, हमारी इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से जब रक्षक ही भक्षक बन बैठे तो आम लोग अपनी सुरक्षा की गुहार किससे लगाएं, किससे करें फरियाद। जींद में एक ऐसी ही घटना हुई जिसने वर्दी को कर दिया शर्मसार। क्या है पूरा मामला और क्यों हुई खाकी दागदार, इन तस्वीरों को देखिए। रात का समय, सड़कों पर लगा जाम, सड़क की दूसरी तरफ शोर हंगामा, और जब थोड़ा और करीब जाकर देखेंगे तो एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते 3 पुलिस वाले। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। दरअसल भैंस का व्यापार करने वाला युवक मंजीत अपनी पिकअप गाड़ी में जींद से सोनीपत की तरफ जा रहा था। तभी पुलिस वालों ने गाड़ी रोककर मंजीत से 2000 रुपए की मांग कर ली और मंजीत ने रुपए देने से मना कर दिया, जिसके बाद डायल 112 में बैठे 3 पुलिस वालों ने उसे गाड़ी से उतारकर बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से बीच सड़क पर एक नौजवान को कैसे 3 पुलिस वाले बेरहमी से पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में पुलिस युवक को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डालने की कोशिश भी करते दिखाई दे रही है। मंजीत लगातार जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला भी रहा है,
लेकिन बेरहम खाकी को जरा भी दया नहीं आ रही है। भला हो उस राहगीर का जो युवक की आवाज सुनकर वीडियो बनाने लगा और मौके पर पुलिस वालों से सवाल जवाब करने लगा और बीच बचाव कर नौजवान को पुलिस के चुंगल से छुड़ा लिया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तब युवक की पिटाई मामले में एसपी ने संज्ञान लेते हुए एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया और एक एसपीओ और कौशल रोजगार के तहत लगे एक ड्राइवर को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। इसमें माननीय एसपी साहब को एक वीडियो प्राप्त हुई थी। उस वीडियो के आधार पे उसमें कोई मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक जो सब इंस्पेक्टर है उसको सस्पेंड कर दिया गया और 2 जो उसके साथ मुलाजिम और थे उनको बर्खास्त के आदेश कर दिए गए। हमने एसपी साहब के सख्त निर्देश हैं कि पब्लिक के साथ बिहेव सभी मुलाजिम अच्छा करें, ऐसा बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल जिस पुलिस पर जनता की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी होती है वही जब भक्षक बन बैठेगा तो जनता किससे लगाएगी गुहार। जरूरत है ऐसी वर्दी की आड़ में बैठे भक्षकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सूर्या समाचार के लिए जींद से परमजीत पंवार की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।